हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल की क्लास में हम लोगों ने प्रतिबद्ध सीरीज के अंदर क्लाइमेटोलॉजी को स्टार्ट किया। जो प्रतिबद्ध हमारी सीरीज, कुछ लोग नहीं जुड़े हैं तो उनको भी एक दफे मैं फिर से बता दूं। हमने यूपीएससी मेंस के अंदर एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है प्रतिबद्ध, जिसका मतलब है कंटेंट एनरिचमेंट प्रोग्राम फॉर मेंस। तकरीबन अगर हम लोग सेल्फ स्टडी करते हैं या कोई कोचिंग भी करते हैं तो वहां पे जो हम एक साल में पढ़ते हैं वो प्राइमरीली एक बेसिक लेवल पे होता है, जिसको हम लोग प्रीलिम्स तक ही मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं। व्हेन इट कम्स टू मेंस एग्जामिनेशन एक डेफिसिट रह जाता है हमारे नोट्स, हमारे कॉन्सेप्ट के बीच में और जो यूपीएससी पूछ रहा है उसके बीच में। तो उसी गैप को हम लोग फिल करने का प्रयास करें, क्योंकि इस रीजन से, पर्टिकुलरली चंडीगढ़ रीजन से पिछले कुछ सालों में हमें देखने को मिला है कि यूपीएससी के रिजल्ट जो है नहीं निकल पा रहे हैं। उसका बहुत बड़ा कारण है कि इस तरह का प्रोग्राम यहाँ पे मिसिंग है। उसी गैप को फिल करने के लिए हमने ये प्रोग्राम बनाया है जिसका नाम है प्रतिबद्ध। अब इस प्रतिबद्ध प्रोग्राम में हमने क्या किया, जीएस 1 2 3 4 के टॉपिक को पिक किया है। उस टॉपिक को डिटेल में आपको समझाएंगे और उससे अगर कोई क्वेश्चन यूपीएससी में पहले आया हुआ है उसको भी डिस्कस करेंगे। अगर उससे क्वेश्चन नहीं आया हुआ, जैसे मेरी क्लाइमेटोलॉजी के अंदर मैंने 15 टॉपिक आइडेंटिफाई किए, उन 15 में से 6 टॉपिक के ऊपर तो क्वेश्चन आ गया, लेकिन 9 से तो नहीं आया। लेकिन 9 से क्वेश्चन आ सकता है और यूपीएससी रिपीट नहीं कर रहा है, तो हर बार एक नई डोमेन से क्वेश्चन आ रहा है। तो मैंने आपको 15 डोमेन कराने हैं और उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन देना है। जैसे आज के लास्ट के क्लास के अंदर मैंने 3 टॉपिक पिक किए, उन 3 टॉपिक में से एक टॉपिक है ट्रोपोस्फेयर के ऊपर, जैसे आप देख सकते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। यहीं से जो है क्वेश्चन अभी तक पूछा गया, जो कि ये ट्रोपोस्फेयर वाला क्वेश्चन है, ये वाला पार्ट। तो यहां से क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन बाकी एरिया से नहीं पूछा गया। मैंने तीनों टॉपिक पढ़ाए, हीट बजट पढ़ाया है आपको, फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, इसको भी पढ़ाया हुआ है। आज के क्लास के अंदर मैंने अगले 3 टॉपिक पढ़ाने। देखिए टॉपिक कौन से हैं आज, जो कल हमने क्लास में पढ़े, डेट व एटमॉस्फेयर पढ़ लिया था, एनर्जी बजट पढ़ लिया था। आज की क्लास में ये 3 टॉपिक मैंने आपको पढ़ाने हैं, डेट इज प्रेशर बेल्ट ऑफ द वर्ल्ड, प्लैनेटरी सर्कुलेशन सिस्टम एंड ट्राइसेल्युलर मेरिडियनल सर्कुलेशन ऑफ एयर। तो ये 3 टॉपिक मैं आज की क्लास में आप लोगों को कवर कराऊंगा। अब हमने क्या करना है कि इन तीनों में अभी तक कोई सवाल नहीं आया हुआ, लेकिन मैं प्रैक्टिस के लिए 3 सवाल आप लोगों को इस पीपीटी के माध्यम से दूंगा। और ये पीपीटी और जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये एक अलग पीडीएफ है। जैसे मैं तो पढ़ाने के लिए आपको ये पीपीटी यूज कर रहा हूं, लेकिन एक डिटेल पीडीएफ फाइल है जो कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सिविल स्टेप आईएएस उसका नाम है, वहां पे हम इन सारे प्रतिबद्ध सीरीज के कंटेंट को शेयर भी करेंगे। तो वो पीडीएफ आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो सीरियस एस्पिरेंट है। अगर कोई बच्चा, जैसे हमने प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया या पीवाईक्यूज भी यहां पे दिए हुए हैं, अगर कोई बच्चा ऑफलाइन चंडीगढ़ में, हमारा सेंटर सेक्टर 25 के अंदर है, पंजाब केसरी बिल्डिंग में, यहां पे आके भी हमसे क्वेश्चन चेक करवाना चाहता है तो यहां आके चेक करवा सकता है। अगर कोई बच्चा कहता है यार मेरे क्वेश्चन जो है आप ऑनलाइन ही चेक कर दो, मैं मूव नहीं कर सकता, मैं पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू में रहता हूं या भारत के किसी अन्य राज्य में भी रहता हूं, तो हम ऑनलाइन एक नीचे ईमेल आईडी दिया गया है, उस ईमेल आईडी पे आप हमारे को क्वेश्चन शेयर कर सकते हो, हम उसको चेक करके आपको भेज देंगे। उसके अलावा अगर किसी को लगता है कि तैयारी यूपीएससी की हो गई है, पेपर 2-3 साल से निकल नहीं रहा है, प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई हो पा रहा, तो हमारा नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप डायरेक्टली मेरे साथ बात कर सकते हैं। मेरा नाम विनय जोशी है। मैं आपका पूरा प्लान ऑफ एक्शन भी बनवा दूंगा कि किस तरह से हमें यूपीएससी को पोस्ट कोचिंग प्लान आउट करना चाहिए, राइट। तो ये सारे जो तमाम चीजें हैं वो हम इस प्रतिबद्ध सीरीज से देने का माध्यम बनाया है और एक प्रोसेस बनाया है। प्रोसेस का मतलब है कि केवल आपको ऐसा नहीं कि ढांचा बना के दे दे कि ऐसा घर जाके कर लो, हम करवाएंगे आपको। ढांचे तो बना के देंगे, साथ में केवल ऐसा नहीं कि फ्रेमवर्क बना के दे दिया, रोड मैप बना के दे दिया। वी विल क्रिएट द प्रोसीजर्स एंड द प्रोसेसेस जिसको आपने जस्ट फॉलो करना है। क्लियर? तो ये सारा ऑब्जेक्टिव है हमारी इस प्रतिबद्ध सीरीज का, जो कि मेंस के कंटेंट एनरिचमेंट के लिए चलेगी। चलिए, तो अभी तक जैसा मैंने आपको बताया कि हमने क्लाइमेटोलॉजी को स्टार्ट कर दिया था और क्लाइमेटोलॉजी की डोमेन में कल 3 टॉपिक मैंने पिक किए थे, जो कि यहां स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। टॉपिक नंबर 1 दैट इज एटमॉस्फेयर, टॉपिक नंबर 2 दैट इज एनर्जी बजट ऑफ द अर्थ। Now we will be covering the rest of the 3 topic, that is the pressure belt of the earth, planetary circulation system, tricellular meridional circulation of air। बिल्कुल बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट के लेवल पे पढ़ाऊंगा, क्योंकि ज्योग्राफी में मैंने देखा अनुमम बच्चों को ज्योग्राफी उतनी समझ नहीं आती जब उनका फाउंडेशन कोर्स चलता है, क्योंकि हैवी टॉपिक है, इजी टू डाइजेस्ट तो नहीं, मैं इसको बोलूंगा तो कठिन रहता है। तो एक बार इसको बेसिक से पढ़ा दूंगा और फिर बताऊंगा अच्छा पेपर में अगर ऐसा सवाल आएगा ना तो उसमें क्या हमें जो है महत्वपूर्ण पॉइंट लिखने हैं। जो सारी बातें हैं वो नहीं लिखनी है, जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स के साथ वोकेबलरी है ज्योग्राफी की, उसको इस्तेमाल करते हुए किस तरह से हम अपने आंसर को अच्छा एक आंसर बना सकते हैं, कैसे डायग्राम उसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक दैट इज प्रेशर बेल्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब प्रेशर बेल्ट के बारे में आप समझिए कि प्रेशर बेल्ट जो टॉपिक है, अगर आ गया, मैं एक सवाल आप लोगों को दिखाता हूं, आगे जाके उस सवाल के संदर्भ में मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए ये पहला नंबर का सवाल पढ़िए। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर बेल्ट, एन्यूमरेट द वेरियस प्रेशर बेल्ट्स फॉर्म ओवर द अर्थ सरफेस, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस प्रेशर बेल्ट। तो ये एक क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इनको हम लोग डिस्कस करेंगे।
सबसे पहले कि प्रेशर बेल्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रेशर बेल्ट कौन सी है, जो सातों प्रेशर बेल्ट है उनके बारे में बताएंगे और उनको 4 प्रेशर बेल्ट के लेवल पे ट्रिकल डाउन कंसाइज करते हुए हम समझा देंगे। उसके बाद बताएंगे कि ये प्रेशर बेल्ट का औचित्य क्या है, क्या सिग्निफिकेंस है, बेसिकली क्या दे रही है ये धरती को, उसको बताएंगे हम लोग, राइट। तो ये एक सवाल पूछा गया है। अब इसी के अंदर सबसे पहले अगर प्रेशर बेल्ट को परिभाषित करना हो तो हमें ये समझना पड़ेगा ये जो प्रेशर बेल्ट है इनका जन्म क्यों हुआ है। अगर हम इनका देखेंगे कि जन्म का पीछे कारण क्या है, तो प्रेशर बेल्ट का जन्म हुआ है, वर्ड याद रखिए, देखिए क्यों जन्म हुआ है, अनइक्वल, वर्ड आप लिख सकते हैं अनइक्वल हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस। हो सकता है आप अपने फोन पे देख रहे हो तो राइटिंग थोड़ा छोटा दिखेगी, मेरे सामने तो काफी बड़ी स्क्रीन है तो उसमें बड़ा दिख रहा है। आपने प्रयास करना है कि अगर आप इस सीरीज को देख रहे हो तो अपने पेन टैबलेट या लैपटॉप ज्यादा यूज कर लो, क्योंकि इसमें हम डायग्राम बनाएंगे और कई दफे मोबाइल में बहुत छोटा दिखता है तो कठिनाई भी होती है, मैं इस चीज को समझ सकता हूं। फिर भी मैं प्रयास करूंगा, आप लोग नीचे कमेंट में भी बता सकते हैं कि किस तरह का आप लोगों का अनुभव रह रहा है और क्या आप कुछ रिक्वायर्ड चेंजेस हैं मेरे वे ऑफ टीचिंग में या जिस तरह से हम चीजों को प्रेजेंट करें, तो वो भी हम प्रयास करेंगे कि आपकी ओपिनियंस को और कंसर्न्स को एड्रेस भी करें और अकोमोडेट भी करें अपने लेक्चर्स के अंदर। चलिए, अनइक्वल हीटिंग ऑफ अर्थ होता है जिसकी वजह से प्रेशर बेल्ट जन्म लेती हैं। ये अनइक्वल हीटिंग क्यों होती है, क्योंकि ग्लोबल, कल हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसका था फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर अक्रॉस द अर्थ, तो वहां पे हमने देखा कि लैटिट्यूडनली अलग अलग जगह पे अलग अलग इंसोलेशन रिसीव्ड है। तो हम बोलेंगे कि धरती पे अलग अलग प्रेशर बेल्ट बनती है क्योंकि धरती की अनइक्वल हीटिंग होती है, अलग अलग सरफेस की अनइक्वल हीटिंग क्यों होती है, क्योंकि धरती पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट इक्वल नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसोलेशन जो है ये इक्वल नहीं है। तो क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसोलेशन इक्वल नहीं है इसलिए धरती पे अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार की हीट रिसीव हो रही है। इस अलग अलग हीट रिसीव की वजह से धरती पे अलग अलग प्रकार के प्रेशर सिचुएशंस बनती है। तो ये लिखना है हमें प्रेशर बेल्ट का जन्म क्यों होता है, तो अलग अलग प्रकार की प्रेशर सिचुएशन बनती है। अलग अलग प्रकार की प्रेशर सिचुएशन बनने की ये फ्लो चार्ट आपने सारी इंफॉर्मेशन, क्योंकि आप, मैं ऐसा प्रीज्यूम करके चल रहा हूं कि आप लोग क्योंकि कोचिंग कर चुके हैं या सेल्फ स्टडी कर चुके हैं तो नोट्स आपके बेसिक लेवल पे बन चुके हैं, काफी हद तक बुनियादी कॉन्सेप्ट डन है। तो हम लोग अब अपने नोट्स को कीवर्ड बेसिस के ऊपर ले आएंगे। क्लियर? तो अनइक्वल हीटिंग ऑफ अर्थ है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसुलेशन है, प्रेशर सिचुएशन डिफरेंट है हर जगह के ऊपर, तो इसकी वजह से अनइक्वल हीटिंग है। तो ये प्रेशर बेल्ट को जन्म देता है। मूलतः हम देखते हैं धरती पे हम लिखेंगे 7 प्रेशर बेल्ट प्रिवेल करती है, तो 7 प्रेशर बेल्ट धरती के ऊपर प्रिवेल करेंगी। ये 7 प्रेशर बेल्ट जो प्रिवेल करती है इनमें से इक्वेटोरियल 2 सबसे महत्वपूर्ण प्रेशर बेल्ट है, इक्वेटोरियल प्रेशर बेल्ट और दूसरा है पोलर प्रेशर बेल्ट। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रेशर बेल्ट हैं जो बाकी की प्रेशर बेल्ट को डिराइव करेंगी। तो पोलर प्रेशर बेल्ट, मैंने लास्ट सेशन में भी बोला था थोड़ा सा हैंड राइटिंग को आप लोग बियर करना, तो पेन टैबलेट को हम लोग यूज करें, थोड़ा कठिन रहता है इसको यूज करना, लेकिन इस तरह से हम लोग स्मार्ट बोर्ड पे ना पढ़ा के इन पेन टैबलेट्स के ऊपर पढ़ा रहे हैं क्योंकि इससे स्क्रीन ज्यादा विजिबल होती है, टीचर कम दिखता है, क्योंकि ये प्रोग्राम कंटेंट ड्रिवन प्रोग्राम है। तो इसमें मैं चाहता हूं कि आप तक ये फ्लो चार्ट, ये कंटेंट और ये प्योर कॉन्सेप्ट पहुंचे, इसलिए इस तरीके से पढ़ाया जा रहा है। क्लियर? तो ये प्रेशर बेल्ट के बारे में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया कि ये प्रेशर बेल्ट होती है। फिर इन्हीं प्रेशर बेल्ट को थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब कर देता हूं, इनके बनने की विधि को थोड़ा कॉन्सेप्ट बता देता हूं। पेपर के अंदर आपको सारा कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब नहीं करना होता, पेपर में तो आपने क्रक्स लिखना होता है, क्रक्स भी बताऊंगा मैं, है ना। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ड्रिवन कर देते हैं, जैसे मैंने बात बोली कि अनइक्वल हीटिंग ऑफ द अर्थ होती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसोलेशन इक्वल नहीं है, प्रेशर सिचुएशन पूरी धरती पे अलग अलग प्रकार की रहेंगी, तो उसकी वजह से ये प्रेशर बेल्ट का जन्म होता है। अब इसी के अंदर हम देखेंगे कि इक्वेटर पे, अब इसी चीज को आप कैसे समझ सकते हैं कि जो इक्वेटर है, जैसे मैं धरती का एक डायग्राम बनाता हूं हेमिस्फेयर की फॉर्मेट में डायग्राम, जिसमें हम केवल नदन हेमिस्फेयर को बनाएंगे। अब इसमें देखिए, अब इसी डायग्राम के अंदर जो इक्वेटोरियल रीजन है, इक्वेटोरियल रीजन को हम लोग देखते हैं कि ये वो एरिया है जहां पे हीट रिसीव ज्यादा है। क्योंकि ये हीट रिसीव ज्यादा है, इसी इक्वेटोरियल रीजन में मैक्सिमम टेम्परेचर है। देखिए, तो यहां पे मैक्सिमम टेम्परेचर हमें देखने को मिलता है। क्योंकि यहां मैक्सिमम टेम्परेचर है तो यहां पे एयर जो है वार्म हो जाएगी, और वार्म एयर की फितरत क्या होती है कि फोर्स ऑफ बायंसी लगता है हमेशा एयर को राइज करने में। इसको कुछ इस तरह से समझ सकते हो कि जैसे अगर आप ना बलून को क्या करो, पानी में इमर्स करने की कोशिश करो। जब आप बलून को पानी में इमर्स करोगे तो बलून कभी नहीं डूबेगा। वो इसका कारण क्या है कि बलून के अंदर तो एयर है और आसपास है पानी। तो जब एयर जिसकी डेंसिटी कम है पानी की डेंसिटी से, आप उसको जबरदस्ती डुबाने की कोशिश करोगे तो वो बाउंस बैक कर जाएगा। वो बाउंस बैक करेगा तो उसमें एक फोर्स लगा है, फोर्स ऑफ बायंसी। ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट एयर में अप्लाई करो।
अब एक एयर, जैसे मैं इस कमरे में बैठा हूं और मेरे जो हाथ है, इतने एरिया के अंदर हवा बहुत गर्म हो गई। जब इतने एरिया में हवा गर्म होगी तो आसपास की एयर तो उतनी गर्म नहीं है, वो क्या करेंगी, अब इसकी गर्म होने की वजह से इसका वॉल्यूम में एक्सपेंशन हो जाएगा। जब इसके वॉल्यूम में एक्सपेंशन होगा तो इसका घनत्व, इसकी डेंसिटी घट जाएगी। क्योंकि इसकी डेंसिटी घट जाएगी तो आसपास की नेबरिंग एयर क्या करेंगे, इसको ऊपर की तरफ को एक फोर्स लगाएंगे जिसको बोला जाता है फोर्स ऑफ बायंसी, और ये ऊपर की तरफ को जंप कर जाएगा। तो ऐसे ही इक्वेटर में होता है। इक्वेटर में सूरज की रोशनी पूरे साल अगर हम कैलकुलेट करें, और यूपीएससी का लास्ट ईयर का प्रीलिम्स का सवाल भी था, सॉरी इस साल का 2024 के प्रीलिम्स का सवाल भी था कि पूरे साल इक्वेटर पे इंटेंसिटी ऑफ इंसोलेशन इज वेरी हाई। तो उसकी वजह से क्या होगा, ऐसा माना जा रहा है कि इक्वेटर वाली जो परपट्टी है, जो इक्वेटर वाली इक्वेटोरियल बेल्ट है, वहां पे ज्यादा हीट रिसीव है, ज्यादा हीट रिसीव है तो हवा ऊपर की तरफ को राइज करेगी। क्योंकि हवा ऊपर की तरफ को राइज करेगी तो उससे क्या होगा कि फोर्स ऑफ बायंसी उस पर लगा और हवा ऊपर राइज करने लग गई। इसी वजह से जब हवा नीचे से चली गई, अब जमीन के ऊपर हवा नहीं है तो वहां पे क्या बनेगा, वार्म एयर राइजेस। अब वार्म एयर राइजेस तो इसकी वजह से क्या बनेगा, लो प्रेशर। तो ये लो प्रेशर जो है इसकी वजह से फॉर्म हो जाएगा। अब जैसे ही ये लो प्रेशर बन गया तो अब ये एक प्रेशर बेल्ट बन गई, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। तो सिंपल है, इस प्रेशर बेल्ट के जन्म का समझ आ गया आपको कि ये प्रेशर बेल्ट का जन्म क्या हुआ। अब देखेंगे ऐसा ही बिल्कुल विपरीत सिचुएशन होती है हमारे पोल्स पे। डायग्राम को आप मेरे समक्ष ध्यान से देखते जाइएगा। अब पोल्स पे हो क्या रहा है, पोल्स के ऊपर है ग्लेशियर्स, ठंडा है ना। एंटार्क्टिका की बात कर लेते हैं, आर्टिक की बात कर लेते हैं, तो ये बहुत ठंडा है। ठंडे एरिया के ऊपर रखी हुई हवा ठंडी हो जाएगी क्योंकि सरफेस से वो उसकी प्रॉपर्टीज को पिक करती है। एयर मास हम पढ़ेंगे थोड़ी देर के बाद। तो एयर अपनी प्रॉपर्टीज को पिक कर रही है नीचे सरफेस से। तो जब एयर प्रॉपर्टीज को नीचे सरफेस से पिक कर रही है तो एयर भी ठंडी हो गई। ठंडी एयर हमेशा डेंस होती है, तो ये एयर की प्रॉपर्टी क्या है, कोल्ड एंड डेंस। इक्वेटर की एयर की प्रॉपर्टी क्या थी, हॉट एंड राइज ऑफ लो डेंसिटी, है ना। तो वार्म थी और लो डेंसिटी थी। कोल्ड एंड डेंस एयर की प्रॉपर्टी क्या होगी, ये नीचे बैठेगी, सिंक करेगी। सिंकिंग एयर हमेशा क्या करेगी, जमीन के ऊपर ज्यादा प्रेशर क्रिएट करने का काम करेगी, तो इट विल क्रिएट अ जोन ऑफ हाई प्रेशर, और इसलिए पोल के ऊपर बनता है पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। ये तो सिंपल है, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, ये पोल के ऊपर बन गई। तो ये दो प्रेशर बेल्ट का जन्म हो गया बिकॉज ऑफ दी थर्मली इंड्यूस प्रेशर बेल्ट, बोलते हैं तापमान की वजह से। अच्छा, सेम ऐसा ही अगर हम इस डायग्राम को पूरा बनाए और सदर्न हेमिस्फीयर भी बनाए तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना, उतना अच्छा डायग्राम तो नहीं बन पा रहे। तो सदर्न हेमिस्फीयर के ऊपर ये साउथ पोल है, साउथ पोल में भी सेम सिचुएशन प्रिवेल करेगी, तो साउथ पोल में भी हाई प्रेशर इंड्यूस हो जाएगा और नॉर्थ पोल पे भी हाई प्रेशर इंड्यूस होगा। तो हमने बोला 7 प्रेशर बेल्ट बनती है और उन 7 में से 3 प्रेशर बेल्ट केवल तापमान की वजह से अपने जन्म ले लेती है। तो ये प्रेशर बेल्ट 3 प्रकार की बन गई। अब होता क्या है, ऐसा प्री एज्यूम किया जाता है कि हवा इक्वेटर से उठी और वो पोल्स में जाने का प्रयास करती है, क्योंकि पोल्स पे हवाएं बैठ रही हैं। आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, जहां पे मैं बैठा हूं और जहां पे आप बैठे हैं अपने कमरे के अंदर, तो यहां से हवा उठ रही है और सामने मेरे कैमरा है या आप हैं, तो वहां तक हवा जाके ऐसे बैठ जा रही है। तो जब हवा बैठ रही तो हाई प्रेशर बना रही पोल्स पे, यहां से उठ रही है तो लो प्रेशर बना रही है। तो ऐसा हम प्रीज्यूम करते हैं, लेकिन हमें समझना पड़ेगा। आप लोगों ने ना सिंपल पढ़ा होगा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, 2 कॉन्जिक्यूटिव लैटिट्यूड के बीच का डिफरेंस, अगर 0 डिग्री और 1 डिग्री लैटिट्यूड है, 1 डिग्री और 2 डिग्री है, उनका डिफरेंस कितना होता है, 111 किलोमीटर। अच्छा, इक्वेटर से पोल्स जो कि 90 किलोमीटर दूर है और 2 लैटिट्यूड के बीच का डिफरेंस है 111, तो 111 इंटू 90, तो ये तो 9900 जो है डिफरेंस हो गया, 99990। तो इतना किलोमीटर का डिफरेंस है, दैट इज क्लोज टू 10,000 किलोमीटर। तो क्या एयर पार्सल में इतनी ताकत होगी कि वो यहां से उठेगा और 10,000 किलोमीटर दूर चला जाएगा? इतनी ताकत नहीं होती है हकीकत में। तो होता क्या है हकीकत में, जब एयर पार्सल यहां से राइज करेगा तो इट विल नॉट सबसाइड ओवर द पोल्स, रेदर वो बहुत थोड़ी दूर जाके अपनी ताकत को, ऊर्जा को खत्म कर देगा, और वो जो एरिया निकलेगा वो एक जोन होगा जो कि तकरीबन 25 से 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ का जोन होगा, जहां पे इक्वेटर से हवा उठी, 2 तरफ को वो बट गई, है ना, स्प्लिट हो गई, बाइफोकेट हो गई और 25 से 30 के तक पहुंच गई। तो ये जो एयर पार्सल है ये 2 दिशाओं में चला गया, राइट। तो ये एक जो है सिचुएशन चेंज हो गई है। जो एयर पार्सल हम प्रीअज्यूम कर रहे थे कि पोल्स के ऊपर डिसेंड कर रही है, रेदर इट इज डिसेंडिंग ओवर दी 30 डिग्री लैटिट्यूड। अब वो 30 डिग्री या 25 डिग्री या 35 के आसपास तक की रेंज लेते हैं, वहां पे जाके बैठ जा रही है। अगर वो वहां पे बैठ रही है तो ये भी क्या बनेगा, एक हाई प्रेशर का जोन बनेगा। अगर ये हाई प्रेशर का जोन बनेगा, क्या इसके पीछे तापमान कोई कारण बना था?
तो तापमान का तो कोई लेना देना नहीं था। तो ये जो प्रेशर बेल्ट बनी है 30 डिग्री के अराउंड, ये डायनेमिकली इंड्यूस्ड है। ये शब्द याद रखना, डायनेमिकली। प्रीलिम्स में भी काफी सारी कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। तो ये डायनेमिकली इंड्यूस्ड है और इस प्रेशर बेल्ट को इसके रीजन के नाम से रखा जाता है। जैसे इक्वेटर वाला रीजन है तो उसका नाम रखा इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, बहुत आसान बात है। जो पोलर वाला रीजन है, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। अब ये वाला रीजन जहां पे मैं बैठा हूं चंडीगढ़ में 30 डिग्री, जहां पे हिमाचल है, जहां पे पंजाब है, सारा 30 डिग्री के ऊपर है। तो ये वाले रीजन को बोला जाता है सब ट्रॉपिकल रीजन। सब ट्रॉपिकल का मतलब है ना तो ट्रॉपिक जैसी पूरे साल गर्मी है, ना टेम्परेट जैसी पूरे साल सर्दियां हैं। तो थोड़ी सर्दी है, थोड़ी गर्मी है। जैसे आजकल सितंबर का महीना चल रहा है तो ट्रांजिशन का टाइम चल रहा है ना, अक्टूबर नवंबर तक आते आते जाड़ा आ जाएगा। तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट इसका नाम रखा गया। तो प्रेशर बेल्ट के जो नाम रखे जाते हैं, दो उसके अंदर चीजें इन्फ्यूज की जाती है। पहला, किस लोकेलिटी में बन रहा है, इक्वेटर पे बन रहा है, पोल्स पे बन रहा है, सब ट्रॉपिकल पे बन रहा है। दूसरा, क्या वो हाई है, क्या वो लो है। तो सिंपल। और याद रखने के लिए, प्रीलिम्स में कंफ्यूजन होती है, याद रखने के लिए सिंपल है, इक्वेटर पे लो बन रहा है, फिर उसके बाद ऑल्टरनेट चलेगा, लो हाई, 4 नॉर्थ में 4 साउथ में। तो लो हाई, तो पोल पे हाई है ना, ऐसे ही सब ट्रॉपिकल पे हाई। तो ये एक प्रेशर बेल्ट इंड्यूस हो गई। अब प्रेशर बेल्ट इंड्यूस हो गई है, एक ऐसे ही प्रेशर बेल्ट, इससे मिलती जुलती प्रेशर बेल्ट बनेगी जो कि तकरीबन 60 डिग्री के ऊपर बनेगी। मैं नीचे सदर्न हेमिस्फीयर में इसका डायग्राम बना देता हूं, क्योंकि यहां स्पेस का करंट है, देखिए ये नीली लाइन जो बन रही है। तो सदर्न हेमिस्फीयर में हम इसका डायग्राम बना देंगे। तो सदर्न हेमिस्फीयर में 60 डिग्री के आसपास ऐसा माना जाता है, जैसे अर्थ की ना हम लोग शेप डिस्कस करते हैं और आपने पढ़ा होगा, अर्थ इज ऑब्लेटेड। ऑब्लेटेड का मतलब है कि इक्वेटर में तो बल्ज है लेकिन पोल्स पे बल्ज नहीं है ना। जैसे संतरा होता है, संतरा बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल है अर्थ का, क्योंकि संतरा ऊपर से बिल्कुल शेप में स्फेयर नहीं होता, ऊपर से संतरा फ्लैट होता है ना। अगर आप सेब को भी देखोगे, ऊपर से सेब फ्लैट होता है। तो ये होता है ऑब्लेटेड शेप। ऑब्लेटेड शेप का मतलब होता है तकरीबन 60 डिग्री के आसपास जाके धरती फ्लैट होना शुरू हो जाती है। उस फ्लैट होने की वजह से, इस शेप की वजह से क्या होता है, और अर्थ एक बॉल की भांति ही तो है, घूम रही है, बस उसका आकार बड़ा है बॉल से, गेंद से। तो हम देखते हैं कि एक यूनिवर्स के अंदर जो कि बहुत बड़ा है, उस यूनिवर्स में एक अर्थ है जो छोटा सा गोला है और वो घूम रहा है बहुत तेजी से। ये इतनी तेजी से घूम रहा है तो अर्थ के साथ, तो उसके साथ विंड बंधी हुई है ग्रेविटी से, जो कल हमने पढ़ा। तो होता क्या है कि इतनी तेज अर्थ की रोटेशन की वजह से 60 डिग्री पे एक ऐसी संभावना बनती है कि जो विंड है वो धरती को छोड़ के बाहर जाने का प्रयास करती है। इसको कुछ इस तरह से समझो कि अगर आप बॉल को गीला कर दो, गीला करके ऐसे जोर से घुमाओ, तो आप देखोगे ना उसमें से स्प्रिंकल की फॉर्मेट में वाटर बाहर निकलता है। या हमारे वॉशिंग मशीन में जब हम लोग कपड़े धोते हैं तो हो क्या रहा है, जब कपड़े सूखते हैं उसमें एक मोड है वॉशिंग मशीन के ऊपर, आपने देखा ही है, वो ड्रायर मोड है। वो करता क्या है एग्जैक्टली, आप देखोगे उसमें बहुत तेज आवाज आती है और पानी बाहर निकलने लग जाता है। ड्रायर मोड में 1500 रेवोल्यूशन पर मिनट की स्पीड से वॉशिंग मशीन के अंदर वाली बास्केट घूमती है। उससे क्या होता है कि जो पानी कपड़े के साथ बंधा हुआ है वो छूट जाता है और पानी बाहर निकल जाता है, मशीन कपड़ा वहीं पे रहता है। तो ऐसा ही अर्थ के साथ होता है। अर्थ इतनी तेज रोटेट करती है कि विंड कोशिश करती है 60 डिग्री पे कि वो बाहर निकले। और इस इफेक्ट का नाम क्या लिखा जाता है, जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए लिख लेता हूं, इसका नाम है स्प्रिंकल आउट इफेक्ट। और कई किताबों के अंदर इसके लिए एक और नाम दिया है, वो बोल देते हैं जी ये कुछ भी नहीं है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ऐसा नाम भी दे रखा है। तो आप कुछ भी समझ सकते हो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। इसकी वजह से क्या होता है, पृथ्वी से हवाएं पृथ्वी को छोड़ के बाहर जाने का प्रयास करती है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता कि वो तो गुरुत्वाकर्षण बल है, वो वापस खींच लेता है। तो जब ये वापस खींच लेता है तो ये विंड जो 60 से उठने का प्रयास कर रही थी, इसको खींच के वापस धरती ले आती। तो खींच के ऐसे गया तो ऐसी नहीं ले आएगी, ये जाके स्प्लिट होगा और दोनों तरफ में ऐसे बैठ जाएगी। जब दोनों तरफ में ऐसे बैठेगी, थोड़ा सा विजुअलाइज आप लोग प्लीज कर लीजिएगा, तो इस तरह से ये बैठ जाएगी। तो इस तरह से ये बैठने की वजह से यहां पे जहां से हवाएं ऊपर को उठी वहां पे क्या बनेगा, लो प्रेशर। तो हमेशा लो प्रेशर कहां बनता है, जहां हवा राइज करती है। हवा कहां राइज करती है, ये देखिए मेरे डायग्राम में साथ साथ जहां से मैं पैरेट कलर से लिख रहा हूं कि इक्वेटर के ऊपर मैं फोकस कर रहा हूं, तो इक्वेटर पे लो प्रेशर बनता है क्योंकि यहां हवा राइज करती है। दूसरा लो प्रेशर बनता है 60 डिग्री के ऊपर। तो दो जगहों पे लो प्रेशर बना, दो जगह पे हाई प्रेशर बना, सिंपल सी कहानी है। तो टोटल 7 प्रेशर, अभी मैंने आपको क्या समझाया है, 7 प्रेशर बेल्ट हैज बीन इंड्यूस्ड। तो देखिए फिर से एक दफे देख लेते हैं, ये पृथ्वी का डायग्राम देखिएगा आप मेरे समक्ष। इस डायग्राम में देखते हैं, ये पोल्स है, अगर ये पोल्स हैं दोनों साइड, ये पोल्स कौन सा है, नॉर्थ पोल। तो ये जो नॉर्थ पोल है इसके ऊपर कौन सा बेल्ट बना, हाई प्रेशर। ऐसे ही साउथ पोल पे देखिए क्या बना, साउथ पोल पे क्या बना, हाई प्रेशर। ऐसे ही इक्वेटर पे जो बीच में हवा है, ये क्या बनेगी, इक्वेटर के ऊपर
लिखते चले जाइए अगर आप क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि तकरीबन किसी को भी ज्योग्राफी के अंदर कॉन्सेप्ट उतने ज्यादा क्लियर नहीं होते, इसलिए इन चीजों को मैं काफी डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। क्लाइमेटोलॉजी डिटेल में पढ़ाऊंगा, बाकी चीजें विजुअलाइज करने में भी आसान है, कॉन्सेप्चुअली भी आसान है। तो इक्वेटर पे बन गया लो प्रेशर, तो यहां पे हवा राइज कर रही है बेसिकली, और जहां हाई प्रेशर बन रहा है वहां पे हवा क्या कर रही है, सिंक कर रही है, या हम बोलेंगे सबसाइड कर रही है। थोड़ा सा राइटिंग को आपने बियर करना पड़ेगा, है ना, तो इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि काफी टाइम बाद मैं भी यूज कर रहा हूँ। पहले 2-3 साल पहले तो हम काफी यूज करते थे, फिर स्मार्ट बोर्ड पे शिफ्ट हो गए, लेकिन अभी इस तरह के प्रोग्राम के लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट मॉडल है, तो इसलिए इसको अब दोबारा से हम लोगों ने इस्तेमाल में लाए हैं। चलिए, तो अब देखेंगे ऐसे ही 60 डिग्री के ऊपर, जिसको बोला जाएगा सब पोलर, क्योंकि पोल से थोड़ा सा बाहर होता है 60 डिग्री, सब पोलर को बोला जाता है 60 डिग्री लैटिट्यूड, इसको बोला जाएगा सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। और लो प्रेशर बेल्ट का मतलब है हवा क्या करेंगी, राइजिंग एयर। तो जब भी राइजिंग एयर मींस लो प्रेशर, इस चीज को याद रखना। इस कॉन्सेप्ट को भी मैं आगे की क्लास में फिर यूज करूंगा। ऐसे ही देखेंगे 30 डिग्री पे सब ट्रॉपिकल, और यहां पे हवा सिंक करती है सब ट्रॉपिकल में, क्योंकि इक्वेटर पे हवाएं उठती है, तो यहां पे क्या बनेगा, हाई प्रेशर। अभी मैं एनिमेटेड वीडियोस दिखाऊंगा, आप उससे ज्यादा समझ पाओगे। तो देखिए हाई और लो, हाई और लो, एक ऑल्टरनेट अरेंजमेंट बन गया अपना, राइट। तो हमारे को देखिए ये प्रेशर बेल्ट, तो ये कौन सी है, ये वाली प्रेशर बेल्ट देखिए 30 डिग्री एवरेज लेके चल रहा हूँ, वैसे तो 30 एग्जैक्ट नहीं होता, और 0 डिग्री इक्वेटर, राइट। ऐसे ही 30 डिग्री पे यहाँ पे हाई प्रेशर, ऐसे यहाँ पे 60 डिग्री के ऊपर लो प्रेशर। तो टोटल इन प्रेशर बेल्ट को काउंट करोगे तो 7 प्रेशर बेल्ट। तो जो मैंने बात शुरू में बोली थी कि एक शब्द को क्यों मैंने इतना डिटेल में समझाया, एक शब्द को मैं डिफाइन करने की बात की प्रयास कर रहा हूं कि सब अनइक्वल हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस होता है, और उसकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो जाती है। तो ये सब कुछ क्यों हुआ, क्योंकि पोल्स अनइक्वली हीट हुए, ठंडा था, इक्वेटर गर्म था, और ये प्रेशर बेल्ट शेप में आ गई। तो टोटल 7 प्रेशर बेल्ट हमारी होती है। अब हर प्रेशर बेल्ट के बारे में आप लिखना चालू करोगे, एक एक प्रेशर बेल्ट का नाम है। अब नाम क्या है वो मैं आपको बताता जाता हूँ। इस डायग्राम को देखिए, ये विजुअलाइजेशन के लिए मैंने आपको बताया। देखिए इक्वेटर पे गर्मी ज्यादा पड़ी, तो इक्वेटर पे हवा की टेंडेंसी हुई राइज करने की, लेकिन राइज करके वो इक्वेटर जाने का प्रयास तो कर रही है, पहुंच नहीं पा रही है, तो वो कहां गिर रही है, तकरीबन 30 डिग्री के ऊपर, और वहां पे क्या बना रही है, हाई प्रेशर। क्लियर। तो ये एक प्रेशर बेल्ट हमें देखने को मिली। अब इसी प्रेशर बेल्ट में हर प्रेशर बेल्ट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहली प्रेशर बेल्ट जो इक्वेटोरियल, देखिए अब एग्जाम में तो पूछा गया है कि डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर बेल्ट एंड डिस्क्राइब वेरियस काइंड ऑफ प्रेशर बेल्ट फॉर्म ओवर द ग्लोब। तो हमने पहले बताया कि प्रेशर बेल्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, कि दीज प्रेशर ओवर द अर्थ सरफेस बिकॉज ऑफ द अनइक्वल हीटिंग ऑफ द अर्थ we could see different pressure belt has been created according to the different long latitudes, and this is the outcome of unequal heating of the earth. And these pressure belt, एक और लाइन लिखी है, ये मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा। These pressure belt are not static at their location, rather they are dynamic and their position changes with the change in position of the sun. ये प्रेशर बेल्ट का हम लोगों ने जो मूल आधार समझा था वो ये बोला था कि इक्वेटर पे हवा राइज करती है, और इक्वेटर पे हवा राइज करती है। इस बात को हमने इसलिए बोला कि हमारा ऐसा मानना है, जैसे अब 23 सितंबर आ जाएगा तो इक्वेटर 22 सितंबर आ जाएगा, इक्वेटर अधिकांश समय पे सूर्य अधिकांश समय में इक्वेटर के ऊपर रहता है, जिसको बोला जाता है इक्विनॉक्स। लेकिन ऐसा सत्य तो नहीं है। अभी जो है 22 दिसंबर आएगा और सूर्य उठ के जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे चला जाएगा। कुछ समय में जो है 21 जून आएगा तो सूर्य अभी गया था, तो जिसको योगा डे बनाते तो सूर्य उठ के कहां पे होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। तो हम ऐसा मानते हैं सूरज कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न तक विजिट करता है, लेकिन अधिकांश समय जो है इक्वेटर पे रहता है। लेकिन अधिकांश रहता है, हमेशा नहीं रहता। तो ये प्रेशर बेल्ट का मूल आधार ये था कि सन जो है इक्वेटर के ऊपर बैठा हुआ है, लेकिन जब सन अपनी जगह से हिलेगा तो ये मान के चलिए कि प्रेशर बेल्ट अपनी जगह से पोजीशन को चेंज करेंगी। तो इसलिए इन प्रेशर बेल्ट की परिभाषाओं में चीजें क्या आएंगी, ये कैसे बनी है, ये कहां कहां पे बनी है, और ये प्रेशर बेल्ट एक जो है डायनामिक कॉन्सेप्ट है, एक स्थायी कॉन्सेप्ट नहीं है। ये अपनी पोजीशन से हिलेंगी जैसे जैसे सूर्य अपनी पोजीशन से शिफ्ट मारेगा। तो इसी आधार पर सबसे पहली बेल्ट है इक्वेटोरियल प्रेशर बेल्ट, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। इसकी प्रॉपर्टीज पॉइंटर में लिखिए क्या क्या होंगी। मैं वो टेक्स्ट भी दिखाऊंगा जो मैंने पीडीएफ में दिया हुआ है, तो वो तो डिटेल टेक्स्ट है। आप लोगों ने चीजों को पॉइंटर की फॉर्मेट में ही याद रखना है, क्योंकि पॉइंट ही हैं जो लास्ट में याद रहते हैं, फ्लो चार्ट रहते हैं। तो आपके नोट्स जैसा मैं बना रहा हूं इस फ्लो चार्ट में रहेंगे।
ये एक्सपेरिमेंट मैं पहले भी कई बच्चों के साथ करवा चुका हूं। वैसे कुछ बच्चे इस साल यूपीएससी का मेंस भी दे रहे हैं, लास्ट ईयर भी कुछ दिया था, किसी की रैंक भी आई है। तो इस साल काफी सारे बच्चों की संख्या बढ़ गई है, तो ऐसा उम्मीद है कि इस साल सिविल स्टैट के काफी सारे बच्चे जो है यूपीएससी को उत्तीर्ण करेंगे, तो उनका एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे। इसी तरह के प्रोग्राम्स के थ्रू उन्होंने अपने पेपर को कन्वर्ट भी किया है, इसलिए एज अ कॉन्सेप्चुअली ये प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है। तो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट में अगर आप देखोगे तो ये जो लो प्रेशर बेल्ट है इसका एक नाम है, इसको बोला जाता है डोलड्रम। मैं एक एक कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि ज्योग्राफी इन जनरल बच्चों को कम समझ आती है। तो जो डोलड्रम है इसको समझिए कि डोलड्रम एग्जैक्टली है क्या। ये डोलड्रम का मतलब होता है एरिया ऑफ काम एयर। अब काम एयर क्यों बोल रहे हैं हम इसको, एरिया ऑफ काम एयर क्यों बोला, क्योंकि अब देखिए हो क्या रहा है, इस डायग्राम को बार बार देखते रहिए कि विंड प्रयास कर रही है 30 डिग्री से इक्वेटर तक पहुंचने की, लेकिन पहुंचती थोड़ी है, थोड़ा सा पहले ये जो दो क्रॉस पॉइंट लगाए हैं जिनको बोला जाता है तकरीबन 10 डिग्री नॉर्थ या 10 डिग्री साउथ तक ही हवाएं पहुंचती हैं। और इतनी गर्मी पड़ रही है, देखो एक हवा, मानो मैं बैठा हूं यहां पे, बहुत गर्मी है, एयर की टेंडेंसी राइज करने की, दूर से हवा भागी हुई आई और यहां इतनी गर्मी थी कि हवा मुझ तक पहुंची नहीं, मेरे इस बाजू के पास से ऊपर की तरफ को अपलिफ्ट हो गई है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहां पे हवा पहुंच ही नहीं पा रही है। जब हवा पहुंचेंगी ही नहीं, कोई मोशन ही नहीं होगा, तो ये एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ काम एयर। और इसी काम एयर में राइजिंग, इसी जगह के ऊपर हलचल जमीन पे नहीं होगी। इसको टेक्निकल भाषा में बोला जाता है नो एडवेक्शनल मूवमेंट। नो एडवेक्शनल मूवमेंट, ये वर्ड लिख लो, धीरे धीरे ज्योग्राफी की वोकैबुलरी आपकी एनरिच हो जाएगी, क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी में हैवी क्वेश्चन अगर आ भी गया तो आपका एनरिच्ड आंसर होगा। राइट, तो मैं सांसान भी बोल रहा हूं, हो सकता है आपको हैंडराइटिंग मेरी उतनी साफ ना लग रही हो, सांसान बोलूंगा, आप लिखते जाओगे तो आपको भी समझ आएगा। और एक चीज समझनी पड़ेगी, ये सीरियस बच्चे के लिए, तो देख के अगर टाइम पास करके आप 5-10 मिनट में चले जाओगे तो उतना ज्यादा उपयोगी नहीं रहेगी, आपको नोट्स लेके बैठना होगा और बनाने पड़ेंगे इसमें से कंटेंट। तो डोलड्रम जो है काम एरिया है जहां पे एडवेक्शनल मोशन नहीं होती। डोलड्रम वो एरिया है जहां पे राइजिंग एयर होती है, राइजिंग, और वर्ड क्या लिखेंगे, कन्वेक्शनल करंट, राइजिंग कन्वेक्शनल करंट, ये यहां पे देखने को मिलेंगे। तो राइजिंग कन्वेक्शनल करंट देखने को मिलेंगे। ये राइजिंग कन्वेक्शनल करंट जो है नीचे से हवा को ऊपर की तरफ को ले जाएंगे। तो ये क्या करेंगे, इन्हीं कन्वेक्शनल करंट के साथ, मैं एक एक कॉन्सेप्ट तो नहीं समझाऊंगा, एडियाबैटिक कूलिंग हो जाएगी। एडियाबैटिक कूलिंग का मतलब है ये ठंडे हो जाएंगे, और एडियाबैटिक कूलिंग के बाद इन्हीं की क्या हो जाएगी, सब फ्लो चार्ट पे लिखना आपने, कंडेंसेशन हो जाएगी। जब इनकी कंडेंसेशन हो जाएगी तो आप देखोगे कि इन्हीं के साथ क्लाउड बनेंगे, और जहां पे बादल बनेंगे तो जाहिर सी बात है कि बारिश भी वहां पे होने की संभावना ज्यादा है। तो प्रेसिपिटेशन यहां पे होगी। तो अगर यहां पे प्रेसिपिटेशन हो गई है तो फिर हमें समझना पड़ेगा कि इसी जगह के ऊपर हमारा बारिश भी हो रही है। राइट, तो प्रेसिपिटेशन यहां पे हमें देखने को मिली है। क्लियर हुई बात, डन। तो ये सारा जो है हमें इस पूरे जोन में देखने को मिल रहा है। तो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट को हम डिफाइन करें, इट इज अ जोन ऑफ काम एयर, इट इज आल्सो नोन एज डोलड्रम। यहाँ पे किसी भी प्रकार की एडवेक्शनल मूवमेंट नहीं है, और कन्वेक्शनल राइज ऑफ करंट है, और यही कन्वेक्शनल करंट यहाँ पे बादल बनाएंगे। और ये बादल भी आपके एनसीईआरटी में बहुत अच्छे नाम दिए हुए, तो हम केवल बादल नहीं लिखेंगे। अगर आप बादल का नाम पूछोगे, क्यूमुलो निम्बस, जैसे आजकल बरसातें चल रही तो आप देखोगे कि क्यूमुलो निम्बस क्लाउड, काले घने बादल आजकल आसमान में देखने को मिल रहे हैं, तो क्यूमुलो निम्बस क्लाउड यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो इस जगहों पे बारिश ज्यादा होगी, क्योंकि बारिश ज्यादा होगी तो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की बात क्या होगी कि यहाँ पे फॉरेस्ट होंगे, और फॉरेस्ट का नेचर क्या होता है आप देखेंगे, ट्रॉपिकल, गर्म उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इनको बोला जाता है। इन जगहों पे क्या होंगे, जैसे अमेजन का फॉरेस्ट है ना, कॉन्गो का फॉरेस्ट है, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यहाँ पे हमें देखने को मिले हैं। तो मूलतः यहाँ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाएंगे। तो ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की हम लोगों ने खासियतें बताई। तो यही सारा इसके बारे में लिखोगे, यहाँ पे बताओगे कि क्योंकि विंड सर्कुलेशन इसके बाद में पढ़ाऊंगा, तो मैं नाम अभी यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि ऐसा तो नहीं कि आप पहली बार इन वीडियोस को देख रहे हो, आपने इस तरह के नाम सुने हुए। तो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट इज द जोन ऑफ कन्वर्जेंस, और यहाँ पे कन्वर्जेंस किसकी होती है, दो तरह की विंड्स की है। एक है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स जो कि नदर्न हेमिस्फीयर में चलती है, एक है साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। तो ये दो ट्रेड विंड चलती है। क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस है इसलिए इसका एक और उपनाम रखा गया ITCZ। देखो दो उपनाम है इसके इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट के। एक उपनाम क्या है, इसको डोलड्रम नाम से भी पुकारा जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि काम एयर है। दूसरा क्या है, यहाँ पे कन्वर्जेंस हो रही, तो ट्रॉपिक्स इंटर ट्रॉपिकल, दो ट्रॉपिक के बीच में कन्वर्जेंस जोन, तो ITCZ इसको बोला जाता है। ये जो फ्लो चार्ट में मैंने लिखा है ये सारे ही
अब प्योर आइडियाज और कॉन्सेप्ट है, तो इसको आप मिस नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है पेपर में इसी तरह के फ्लो चार्ट, इसी तरह के कॉन्सेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं और पूछे भी जाते हैं, जाहिर सी बात है, राइट। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा पार्ट। तो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट को मैंने अभी आप लोगों को समझाया, राइट। ये देखिए डायग्राम अब इसी बात का कि यहाँ पे आप देखोगे क्लाउड फॉर्मेशन भी देखने को मिलेगा और आपको इस तरह से बादल बने हुए देखने को मिलेंगे। क्लियर हुई बात? थोड़ा सा सेटिंग पोस्चर चेंज कर लेते हैं। चलिए अगला पार्ट देखते हैं, दूसरी प्रेशर बेल्ट देखते हैं कि अब हम लोगों ने अभी इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट के बारे में पढ़ा, अब दूसरी प्रेशर बेल्ट पढ़ते हैं जिसका नाम है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ये जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट जो कि 30 डिग्री के आसपास बनेगी, इसकी भी कुछ विशेष प्रॉपर्टीज हैं, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। अब देखिए इसकी क्या प्रॉपर्टीज है। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे अरेंजमेंट सेटिंग का चेंज किया है। ये देखिए दूसरी प्रेशर बेल्ट का नाम हम लोगों ने रखा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ये जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर है तकरीबन ये 30 डिग्री पे बन रही है और इसके कारण 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ दोनों साइड बनेगी, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं नॉर्थ और साउथ में बन रही है। इसके पीछे जो कारण बनता है वो बोला जाता है डायनेमिक फोर्सेस, मींस सिंकिंग ऑफ एयर इज देयर, मींस सिंकिंग है। अगर एयर सिंक करेगी, सिंकिंग है, तो देखिए आगे के भी मैं शब्द यूज कर रहा हूं जो बाद में भी आप लोगों के काम आएंगे। तो जब भी एयर सिंकिंग एयर के फॉर्मेट में मिल रही है तो हमें देखना पड़ेगा सिंकिंग एयर के अंदर जब भी एयर सिंक करेगी तो वहां पे हमेशा नो क्लाउड फॉर्मेशन होगा। तो इस जगह पे एक प्रॉपर्टी है नो क्लाउड फॉर्मेशन। अगर क्लाउड नहीं बनेंगे, नो क्लाउड फॉर्मेशन है, तो यहां पे नो रेनफॉल। जिस जगह पे बारिश ही नहीं होगी तो उस जगह पे क्या बनेंगे? डेजर्ट्स। तो ऐसी जगहों पे क्या बनते हैं? डेजर्ट्स का फॉर्मेशन होता है। तो 30 डिग्री आर द जोन ऑफ नो क्लाउड फॉर्मेशन, नो रेनफॉल एंड डेजर्ट। और इसी नो रेनफॉल जोन को क्या बोला जाता है ज्योग्राफी की परिभाषा में, अगर आपको ध्यान हो, जहां सिंकिंग एयर हो? एंटी साइक्लोन्स। अभी हमने आगे के टॉपिक में पढ़ना है, एंटी साइक्लोन्स बोला जाता है। तो ट्रॉपिकल एरिया, सब ट्रॉपिकल एरियाज जहां पे चंडीगढ़ में हम लोग बैठे हैं या आप हिमाचल में बैठे हैं, पंजाब में बैठे हैं, हरियाणा में बैठे हैं, तो ये सारा जोन एंटी साइक्लोनिक जोन है। ऊपर से नीचे हवाएं बैठती हैं यहाँ पे, और इस जगह को भी बोला जाता है एरिया ऑफ काम एयर। तो इवन सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज, जहां पर भी देखो हवाएं ऊपर की तरफ को जाएंगी, याद रखना हमेशा, प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, या हवाएं नीचे को बैठेंगी तो दीज आर द एरिया ऑफ काम एयर। ऐसा नहीं है कि काम एयर 0 डिग्री पे होता है, लोगों को जनरली पता नहीं होता, 0 भी काम एयर है, 30 भी काम एयर है। और इसी काम एयर के जोन को एक और वर्ड बोला जाता है, लिख लीजिए, हॉर्स लैटिट्यूड। जैसे वहां पे इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट का नाम क्या था? डोल्ड्रम, ITCZ। इसका उपनाम क्या है? हॉर्स लैटिट्यूड। इसके पीछे एक कहानी है, वो कहानी आप लोगों ने जनरली सुनी होगी, किसी को नहीं पता उस कहानी के बारे में तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इसके लिए एक शॉर्ट भी बना दूंगा और एक छोटा सा वीडियो भी बना दूंगा ताकि आपको ये कहानी पता चल जाए। तो मैं बेसिकली ऑब्जेक्टिव इज टू गिव यू द ब्रीफ आइडिया कि क्या कीवर्ड इसके अंदर आने वाले। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये वीडियोस हो सकता है बुनियादी बच्चे के लिए नहीं है, जिसने कोचिंग नहीं करी, और जनरली कई बार बच्चों को ऐसा भी लगता है कि केवल यूट्यूब से तैयारी हो जाती है। यूट्यूब पे जनरली स्ट्रक्चर्ड वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में सारे लेक्चर्स नहीं मिलते हैं। तो अगर किसने YouTube से सेल्फ तैयारी करी तो मैं बेटर है आप लोगों को गाइड करूंगा कि अच्छी किताबें ले लो, उनको पढ़ के नोट्स बना लो, वो एक ज्यादा अच्छा माध्यम आपके लिए बन जाएगा, राइट। तो इन वीडियोस को आप बेसिक वीडियो समझ के ना देखें, अदरवाइज आप स्ट्रगल करोगे, है ना। आपको लगेगा कि ये, जैसे कल मैंने नॉर्मल एब्स्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट नहीं समझा है, मैंने उसको सीधा वर्ड यूज कर दिया। आज मैंने शब्द एंटी साइक्लोनिक यूज कर दिया, ऑल्दो उसको आगे जाके समझाऊंगा। एडियाबैटिक कूलिंग एज अ कॉन्सेप्ट मैंने नहीं समझाया है। मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि ये बेसिक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, ये आपको पता है, मैं मेंस के एरियाज आपके कवर करूंगा। तो सेकंड प्रेशर बेल्ट इज सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि यहां मैंने लिख दी हैं। और यहीं पे जो है दुनिया के सारे डेजर्ट, ट्रॉपिकल ट्रेड विंड डेजर्ट, लिख लीजिए, ट्रॉपिकल ट्रेड विंड डेजर्ट यहीं पे पाए जाते हैं। तो ये इसकी कुछ एक प्रॉपर्टीज हम लोगों ने देखी। अगली प्रेशर बेल्ट है जिसका नाम है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। ये जो सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है,
ये प्रेशर बेल्ट देखिए, ये प्रेशर बेल्ट के बारे में जो हम लोगों ने नोट्स दिए हैं उन नोट्स को थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों के लिए दिखाया गया है कि किस तरह से उसके अंदर कंटेंट लिखा है। मैं इस बार रीड कर देता हूँ इन नोट्स में क्या बात लिखी हुई है। जैसे प्रेशर बेल्ट की परिभाषा लिखी है, देयर आर 7 प्रेशर बेल्ट फॉर्म ऑन ओवर द अर्थ सरफेस एंड दीज प्रेशर बेल्ट आर द आउटकम ऑफ unequal heating of the earth surface. These pressure belts are not permanent, जो कि मैंने बोला भी था. They oscillate with the apparent movement of the sun. Near the equator, the pressure belt is low, the sea pressure is low, and area is known as equatorial low. Along 30° north and 30° south are found the high pressure areas known as subtropical high, जो कि नाम भी अभी लिया और समझाया भी है. Further poleward along 60° north and south, the low pressure belt are termed as subpolar low. तो ये सारी बातें अभी तक हम लोगों ने समझी है, तो वही इन्होंने यहाँ पे लिख के भी हमारे समक्ष दी गई हैं, राइट। तो ये सारी अलग अलग प्रेशर बेल्ट है जिनके बारे में हमने पढ़ा। तो मूलतः 4 प्रेशर बेल्ट हैं जिनको हम क्लब करके पढ़ते हैं, और यही मैंने दिखा, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है। बाद की जो प्रेशर बेल्ट है, जैसे सारे जो नाम मैंने दिखा, जैसे यहाँ स्क्रीन पे आप देखोगे डोल्ड्रम लिखा हुआ है, उस शब्द को समझाया, ITCZ जो एक कीवर्ड है उसको समझाया, ऐसे ही आपके साथ क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, कन्वेक्शनल रेनफॉल, इन सारे एरियाज को समझाया। तो ये सारे कीवर्ड्स मैंने छांट के आपको समझा दिए हैं, वहां पे ये डिटेल में सारी चीजें दे रखी है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हॉर्स लैटिट्यूड की यहाँ पे बात की गई है। तो इन प्रेशर बेल्ट में लास्ट की 2 प्रेशर बेल्ट कौन सी है, जो तीसरी और चौथी नंबर की, जो कि 60 डिग्री के ऊपर बनती हुई प्रेशर बेल्ट है, जिसको बोला जाता है 60 डिग्री पे सब ट्रॉपिकल सब पोलर, 60 है पोल्स के थोड़ा बाद, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। तो ये सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट यहाँ पे बनेगी। यहां पे भी कुछ कीवर्ड आएंगे क्योंकि ये लो प्रेशर बेल्ट है, ये बनी है स्प्रेडिंग आउट इफेक्ट या स्प्रिंकल आउट, स्प्रेडिंग आउट या स्प्रिंकल इफेक्ट की वजह से। और इसी प्रेशर बेल्ट के जो इसकी स्प्रेडिंग आउट स्प्रिंकल इफेक्ट की वजह से बनी है, इसी प्रेशर बेल्ट में हम लोग देखते हैं कि जो सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है, इसी को आप देखेंगे यहां पर राइजिंग एयर लो प्रेशर है, राइजिंग एयर क्लाउड्स, और क्लाउड्स बनेंगे तो यहां पे क्या होगी, रेनफॉल। और रेनफॉल की वजह से हमेशा मैंने बोला कि जंगल बनते हैं, फॉरेस्ट बनते हैं, और यहां पे फॉरेस्ट कौन से होंगे, लिख लीजिए, टेम्परेट, एवरग्रीन, कॉनिफेरस फॉरेस्ट। इस तरह के फॉरेस्ट यहाँ पे मिलेंगे, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। और यही ऐसे ही फॉरेस्ट को बोला जाता है, अगर आपको याद हो, टैगा फॉरेस्ट। तो इस तरह के फॉरेस्ट को टैगा फॉरेस्ट नाम से पुकारा जाता है। क्लियर। तो ये जो है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट कुछ इस प्रकार से फॉर्म होगी, राइट। तो ये 2 अलग अलग प्रकार की प्रेशर बेल्ट है जो हम लोग समझ रहे हैं। चलिए, अब 3 प्रकार की प्रेशर बेल्ट। अब आती है लास्ट प्रेशर बेल्ट, जो कि पोल्स के ऊपर बनती है। तो क्योंकि पोल्स के ऊपर ये प्रेशर बेल्ट बनती है, इसका नाम क्या रखा गया है, और यहाँ पे हाई प्रेशर इंड्यूस होता है, तो इसका नाम रखा गया है पोलर हाई। इसका नाम रखा गया है पोलर हाई। तो पोलर हाई प्रेशर बेल्ट का मतलब यहाँ पे हाई प्रेशर इंड्यूस होता है। क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर इंड्यूस होता है, तो इस प्रेशर बेल्ट में अगर हम देखते हैं जो चीजें हैं कि हाई प्रेशर इंड्यूस होने का मतलब है कि सिंकिंग एयर। सिंकिंग एयर का मतलब क्या होता है, हमेशा नो रेन। तो पोल्स के ऊपर कोई बारिश या स्नोफॉल बहुत ज्यादा नहीं होती, तो नो रेनफॉल है। ऐसे एरियाज को बोला जाता है, ये भी डेजर्ट है लेकिन ये कोल्ड डेजर्ट्स हैं, जैसे टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो उसके साथ इस चीज को लिंक करो, टुंड्रा, राइट। तो इसको यहां ऐसे इस तरह से आप लिंक करते हुए जाइए। डन हुई बात। चलिए, तो ये 4 प्रेशर बेल्ट हम लोगों ने इस टाइम पे आप लोगों को समझाई। तो ये 4 प्रेशर बेल्ट, अगर आप सवाल क्या आता है, जो मैंने बोला कि हमने डिस्कस भी किया था कि सवाल है कि अलग अलग डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर बेल्ट, एक्सप्लेन द वेरियस काइंड ऑफ प्रेशर बेल्ट फॉर्म ओवर द ग्लोब। तो हमने चारों प्रेशर बेल्ट को समझाया, और साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी समझाया कि जो है ये प्रेशर बेल्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो वो सारी चीजें इसमें लिखनी, सिंपल सवाल था, है ना, कोई कठिन भी नहीं था। तो ये पहला कॉन्सेप्ट हमने प्रेशर बेल्ट का पढ़ा। अब इसी प्रेशर बेल्ट का कुछ आउटकम आता है, और हम देखते हैं एक मूवमेंट ऑफ एयर पूरे अर्थ सरफेस पे चलने लग जाती है, जिसकी वजह से धरती के ऊपर प्लैनेटरी सर्कुलेशन सिस्टम डेवलप होता है। तो प्लैनेटरी सर्कुलेशन सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये जो पूरे प्लैनेट पे प्रिवेल करता है बिकॉज ऑफ द प्रेशर बेल्ट। तो अगर सवाल आता है डिस्कस अबाउट द प्लैनेटरी सर्कुलेशन सिस्टम एंड explain the various kind of pressure planetary winds
फॉर्म ओवर द अर्थ सरफेस, जो कि मैंने एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में आपको दिखाया भी है, बाद में भी दिखाऊंगा, आप अटेम्प्ट करके भी इसको भेज सकते हैं। तो प्लैनेटरी सर्कुलेशन सिस्टम में अगर आप देखोगे तो इसके के अंदर हम लोग बोलेंगे ये क्यों बनता है, बिकॉज ऑफ द प्रेशर बेल्ट्स। तो प्लैनेटरी सर्कुलेशन सिस्टम क्यों बना है, बिकॉज ऑफ द प्रेशर बेल्ट्स। और ये जो प्रेशर बेल्ट की प्लैनेटरी सर्कुलेशन सिस्टम है, ये पूरी दुनिया में परमानेंट है, हर टाइम रहता है और पूरी दुनिया में ये रहता है, इसलिए इसको प्लैनेटरी बोला जाता है। और ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सर्कुलेशन सिस्टम है, इसलिए इसको प्राइमरी सर्कुलेशन सिस्टम भी बोला जाता है। तो आपके पेपर में कुछ भी पूछा जाता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्राइमरी सर्कुलेशन सिस्टम, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्लैनेटरी सर्कुलेशन सिस्टम, किसी भी तरीके से इस आइडिया को पूछा जा सकता है। तो ये शब्दावली आपकी जेब में होनी चाहिए कि प्लैनेटरी का मतलब क्या है, प्राइमरी का मतलब क्या है और परमानेंट का मतलब क्या है। अब इसी सर्कुलेशन सिस्टम को अगर हम देखते हैं कि ये सर्कुलेशन सिस्टम जो है ये ड्रिवन है कि इस सर्कुलेशन सिस्टम का जन्म अनइक्वल हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस या प्रेशर बेल्ट से हुआ है। और ये सर्कुलेशन सिस्टम का अगर टेक्निकल नाम आप मुझसे पूछें तो इसको बोला जाता है दिस इज द सरफेस एडवेक्शनल फ्लो, सरफेस एडवेक्शनल फ्लो। और ये जो ड्रिवन है सरफेस एडवेक्शनल फ्लो, ये बिकॉज ऑफ द प्रेशर ग्रेडियंट होता है, जो प्रेशर बेल्ट की वजह से इसलिए चल रहा है क्योंकि प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, तो प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से ये डेवलप होता है। तो ये चीज हम लोगों को याद रखनी कि ये जो क्यों डेवलप हुआ, क्योंकि प्रेशर ग्रेडियंट कुछ इस प्रकार से था। क्लियर हुई बात? तो ये इसके अंदर हम लोगों ने पढ़ना है। अब इन्हीं प्रेशर हम सबसे पहले अलग अलग विंड्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली विंड जो कि आप इस डायग्राम के माध्यम से देख भी सकते हैं, ये देखिए एक डायग्राम दिखाते हैं। ये जो विंड्स देख रहे हैं, जो आप मेरे कर्सर को ध्यान से देखिएगा, ये वाले पॉइंट पे जो येलो शेडेड है, इस जोन में जो चल रही है, जो कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ चलती हुई विंड्स है, इन विंड का नाम रखा गया, सबसे पहली विंड्स को बोला गया है हमने ट्रेड विंड्स। अलग अलग जो है ट्रेड विंड के नाम पे अलग अलग मत हैं। कुछ लोग मानते हैं क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा ट्रेडिंग इस जोन में होती है, तो इसलिए क्योंकि ये विंड ट्रेडिंग में हेल्प करते हैं तो ट्रेड विंड है। कोई कहते हैं ये जर्मन शब्द ट्रेड से आया है, ट्रेड का मतलब होता है कॉन्टिन्यूस, ये पूरे साल चलती है तो इनको इसलिए कॉन्टिन्यूस विंड्स है। ये ट्रेड विंड नदर्न हेमिस्फीयर में भी चलती है, साउथ में भी चलती है, इसलिए इनको नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स भी बोला जाता है नॉर्थ में, और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड बोला जाता है साउथ में। इनके जो जोन ऑफ इन्फ्लुएंस है ये जनरली ट्रॉपिकल बेल्ट मानी जाती है, तो ट्रॉपिकल बेल्ट में ये चलते हैं। ट्रॉपिकल बेल्ट ये टॉरिड बेल्ट में जाते हैं। टॉरिड और ट्रॉपिकल बेल्ट कहां से चलती है, हम बोलेंगे ये 30 डिग्री से ये विंड चलनी शुरू होती है और ये इक्वेटर के पास जाने का प्रयास करती है। तो 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ से जर्नी को शुरू करती है, इक्वेटर के पास जाने का प्रयास करती है। इस तरह का ये विंड सर्कुलेशन सिस्टम है। तो ट्रेड विंड्स को हम कुछ इस तरह से परिभाषित करते हुए जाते हैं। अब इन्हीं ट्रेड विंड के लिए हम लोग लिख रहे हैं कि ये जब इनिशिएट करती हैं अपनी जर्नी को 30 डिग्री के आसपास, तो वहां पे ये हॉट एंड ड्राई होती है, क्योंकि 30 डिग्री में डेजर्ट है और ड्राइनेस है, तो हॉट एंड ड्राई होते हैं। इक्वेटर के पास जाते जाते मॉइस्चर को पिक कर लेते हैं और ये हॉट एंड ह्यूमिड हो जाते हैं, बस मॉइस्चर इसके अंदर आ जाता है। तो इस तरह की इनकी प्रॉपर्टीज होती है। और यही ट्रेड विंड जो 30 डिग्री से सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से चलते हुए इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट में चलते, तो इस तरह के आप इसके अंदर नाम लिखोगे। ऐसे विंड को ट्रेड विंड बोला जाता है। इनके डायरेक्शन जो है वो ईस्ट टू वेस्ट, सॉरी नॉर्थ ईस्ट, इसलिए इनको बोला जाता है नॉर्थ ईस्ट। तो विंड्स के नाम कैसे रखे जाते हैं कि जहां से वो अपनी जर्नी को शुरू करती है, तो नॉर्थ ईस्ट या साउथ ईस्ट दिशाओं से चलते हैं, तो इसलिए नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट बोला जाता है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको इस फ्लो चार्ट में दिखा भी देता हूँ। नदर्न हेमिस्फीयर में विंड की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होती है। यहाँ पे अगर ईस्ट है और ये नॉर्थ है, तो ये दिशा जो है नॉर्थ ईस्ट होगी। और साउथ में विंड यहां से चलती है, इस तरह से जाती है, तो दिस इज साउथ ईस्ट, क्योंकि ये ईस्ट और साउथ के जंक्शन पे बना है। तो ये नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट, इसलिए इनके नाम रखे गए। तो इस तरह से विंड के जो है नाम रखे जाते हैं नॉर्थ और साउथ ईस्ट। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो ट्रेड विंड्स की लाई करती है। तो ट्रेड विंड को हम क्या बोलेंगे, ये हॉर्स लैटिट्यूड से डोल्ड्रम के बीच में चलने वाली हवाओं को ट्रेड विंड बोला जाता है। सरफेस के ऊपर चलेंगी, प्रेशर डिफरेंस हाई टू लो चलती है। तो विंड हमेशा याद रखना है कहां से चलती है, हाई टू लो चलेंगी। तो हाई टू लो, तो हाई कौन सा था, सब ट्रॉपिकल 30 डिग्री नॉर्थ या साउथ, लो कौन सा था 0 डिग्री इक्वेटर। क्लियर? अब दूसरे प्रकार की विंड्स है जिनको बोला जाता है, ये देखिए दूसरे प्रकार की विंड है जिनको बोला जाएगा वेस्टर्लीज। देखिए इस डायग्राम के माध्यम से वेस्टर्लीज जो है ये वो हवाएं हैं जो टेम्परेट एरिया में चलेंगे। टेम्परेट एरियाज कौन से होते हैं, तकरीबन 60 डिग्री से लेके नॉर्थ और साउथ से ये 30 डिग्री, रिवर्स लिख दिया, 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ से लेके 60 डिग्री, डायरेक्शन ऑफ एरो चेंज हो गया। तो क्योंकि यहाँ पे हाई है
और 60 डिग्री लो प्रेशर बेल्ट अभी पड़ा, ये लो है, तो विंड्स कहां से चलेंगी, हाई टू लो, अभी मैंने लिखा। तो ऐसे विंड्स को जो है वेस्टर्लीज विंड्स बोला जाता है। इनकी दिशा क्या होगी, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। ये आपने कई दफे डायग्राम में पढ़ा भी है। मैं एक बार एक जो है अर्थ का डायग्राम बना देता हूं हेमिस्फीयर की फॉर्मेट में, वहां पे आप इस चीज को ज्यादा कोरिलेट करेगी। चलिए सदर्न हेमिस्फीयर का डायग्राम बना देते हैं। सदर्न हेमिस्फीयर हम नहीं बनाते हैं ज्यादा, बार बार नॉर्थ हेमिस्फीयर बनाते हैं हम डायग्राम में। तो देखिए ये पहली लाइन इक्वेटर की हम एज्यूम कर लेते हैं, और ये वाली लाइन 30 डिग्री सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट एज्यूम कर लेते हैं, और हवाएं 30 से 60 के बीच में ट्रांसवर्स कर रही है, तो 60 डिग्री साउथ। तो हवाओं की दिशाएं क्या हैं, तकरीबन कुछ इस तरह से हवाएं चल रही है। तो हाई टू लो जाती है हवाएं, तो 60 डिग्री साउथ जो है हाई टू लो, तो इस तरह से हवाएं चल रही हैं सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर। तो ये कहाँ चल रही है, हाई प्रेशर ऑफ 30 डिग्री से लो प्रेशर ऑफ 60 डिग्री के बीच में चलने वाली हवाओं को वेस्टर्लीज बोला जाता है। टेम्परेट लैटिट्यूड में चलती हैं। ये हवाओं के साथ एक प्रॉपर्टी होती है, ये हवाएं जब सदर्न हेमिस्फीयर में चलती हैं, तो सदर्न हेमिस्फीयर में प्रीलिम्स के लिए भी याद रखना, सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, लिख लीजिए वर्ड प्रीडोमिनेंस ऑफ वाटर। ये जो प्रीडोमिनेंस ऑफ वाटर है, इसकी वजह से सदर्न हेमिस्फीयर में एयर जो है फास्ट चलती है, फास्टर वेस्टर्लीज देन नदर्न हेमिस्फीयर। ये जो फास्टर वेस्टर्लीज हैं, अब देखोगे जर्नी कहां से शुरू करी है, 40 में चल रही है, 40 डिग्री, उसके बाद 50 डिग्री साउथ में जा रही है, उसके बाद 60 डिग्री साउथ में जा रही है, तो 3 जोन में चल रही है। तो क्योंकि ये तेज हवाएं चल रही हैं, तो इनका कुछ एडजेक्टिव नाम, इनको कुछ एडजेक्टिव दिया गया है, या इनका कुछ उपनाम रखा गया। नाम देखिए क्या क्या रखे गए। 40 डिग्री पे इन हवाओं को बोला जाएगा रोरिंग 40s, रोरिंग 40s की आवाज आ रही दहाड़ने की, फ्यूरियस 50s एंड श्रीकिंग 60s। ये इनके कुछ नाम रखे गए, एडजेक्टिव है। रोरिंग दहाड़ रही हैं, फ्यूरियस बहुत गुस्से में, श्रिकिंग चीज, श्रिकिंग एक ऐसी आवाज होती है, श्रिकिंग वॉइस, जब पहले लकड़ी का जहाज टूटता था, उस लकड़ी के जहाज के टूट के डूबने की जो आवाज होती थी वो श्रिकिंग वॉइस होती है। तो माना जाता है कि 60 डिग्री तक पहुंचते पहुंचते हवा इतनी तीव्र हो जाती है, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में केवल समुद्र है, तो इतनी तेज हो जाती हैं कि ये हवाएं जहाजों को तोड़ देती थी। तो ऐसे ही इनके एडजेक्टिव रखे गए हैं, रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s एंड श्रीकिंग 60s। इन्हीं वेस्टर्लीज के उपनाम रखे गए हैं प्राइमरली इन दी सदर्न हेमिस्फीयर। उसके बाद एक तीसरे प्रकार की विंड्स है जो कि फ्रिजिड जोन में चलती हैं, इनको बोला जाता है पोलर ईस्टर्लीज। ये पोलर ईस्टर्लीज बहुत बर्फीली हवाएं होती हैं, और ये बर्फ से भरी हुई आंधियां चलती हैं हाई लैटिट्यूड में, जैसे साइबेरिया में इन्हीं पोलर ईस्टर्लीज का नाम कुछ और रखा गया है, कनाडा में इन्हीं का नाम कुछ और रखा गया है। तो एक जगह इनको पुर्गा, साइबेरिया में इनको पुर्गा बोला जा रहा है, कनाडा में इनको ब्लिजर्ड बोला जा रहा है, बर्फीली आंधियां। तो इस तरह की ये हवाएं पोलर ईस्टर्लीज होती हैं। तो इनकी डायरेक्शन क्या होती है, ये भी जो है ईस्ट टू वेस्ट, पोलर ईस्टर्ली लिखा ना, ईस्टर्ली मतलब ईस्ट टू वेस्ट चलती है, तकरीबन हायर लैटिट्यूड के ऊपर। तो एक डायग्राम देखते हैं, उसके अंदर ये जो है सारी अलग अलग प्रकार की हवाओं का रुख एक दफे दिखाया गया है। देखिए ये जो हमने शुरू में डायग्राम देखा था, अब इसको रिविजिट कर लेते हैं। देखिए अब मैं स्टार्ट करता हूं, ये देखिए ये जो हवाएं हैं, अब मैं इसमें कोरियलिस फोर्स नहीं समझाऊंगा, वो तो सब आपके लिए जाहिर सी बात है। तो ये देखिए ये जो है ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड है, दीज आर वेस्टर्ली जो कि टेम्परेट लैटिट्यूड में चल रही है, एंड दीज आर पोलर ईस्टर्ली जो कि फ्रिजिड जोन में चल रही है। तो 3 अलग अलग प्रकार की हवाएं अलग अलग प्रकार के क्लाइमेटिक जोन में चल रही है। तो इन्हीं को बोला जाता है प्लेनेटरी विंड सर्कुलेशन सिस्टम, राइट। ये देखिए अभी डायग्राम, ये सारा टेक्स्ट जो कि अभी मैं आपको दिखा रहा हूं, जो कि आपके साथ नोट्स में शेयर भी किया गया है। देखिए ट्रेड विंड के बारे में मैंने बात बताई, वेस्टर्लीज के बारे में बताई, तो ये सारी चीजें रोरिंग 40s, देखिए यहाँ पे ये सारे, तो मैंने आपको फ्लो चार्ट की फॉर्मेट में चीजें समझा दी। तो रोरिंग 40s है, फ्यूरियस 50s है, या श्रिकिंग 60s है। क्लियर। इसी के साथ साथ देखिए थर्ड टॉपिक इज, इन दोनों से क्लब होकर बना है ट्राइसेलुलर मेरीडोनल सर्कुलेशन ऑफ एयर। ट्राइसेलुलर, देखिए पहले तो शब्द कई बार बच्चों को समझ नहीं आता, हम शब्दों को संधि विच्छेद कर लेते हैं फिर समझ लेते हैं। ट्राइसेलुलर मींस 3 सेल का बनना। तो जब 3 सेल बन रहे हैं तो ये उनकी बात करिए। मेरीडोनल मींस लॉन्गिट्यूडनल, मेरिडियन पढ़ा है ना, लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल शब्द को मैं समझाऊंगा क्योंकि बाद में मैंने एल्निनो पढ़ाना है, वहां पे हम वॉकर सेल पढ़ते हैं जो कि एक जोनल सेल है। तो आपको जोनल और मेरीडोनल सेल के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। तो ट्राइसेलुलर मेरीडोनल सर्कुलेशन ऑफ एयर को समझेंगे। अब देखिए लैटिट्यूडनल का क्या मतलब है। अगर हवाओं के द्वारा, हवाओं का अगर संचलन अगर आप देखोगे तो कैसे कैसे हवाएं जा रही हैं,
इक्वेटर से हवा राइज कर रही है और ये जाके पोल्स पे बैठने का संभव जो है प्लान बना रही है। तो बेसिकली एक लॉन्गिट्यूड आप मान लो इंडिया है, इंडिया के बीच में जाता है 83.5 डिग्री है ना, 83 डिग्री 30 मिनट, वहां के इक्वेटर पे हवा उठी और वहीं के पोल्स में जाके बैठ गई। तो हवा क्या करी, एक ही लॉन्गिट्यूड के ऊपर चली। तो इस तरह के लॉन्गिट्यूडनल फ्लो को बोला जा रहा है ट्राइसेलुलर। तो पूरी पृथ्वी को 3 सेल में बांट दिया गया है और उनको बोला गया ट्राइसेलुलर। हेडले सेल पड़ा, फेरल पड़ा, पोलर सेल पड़ा। तो इस कॉन्सेप्ट को बोला जा रहा है ट्राइसेलुलर मेरीडियोनल सर्कुलेशन ऑफ एयर। तो इसके अंदर अगर पूछा गया, जैसे मैं सवाल आपको दिखाता हूं, अगर पूछा गया, तीसरा सवाल देखेंगे, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राइसेलुलर मेरीडियोनल सर्कुलेशन ऑफ एयर, हाईलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज सेल्स फॉर्म्ड ओवर द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, कि धरती के एटमॉस्फेयर के अंदर, वायुमंडल के अंदर ये जो 3 सेल बन गए हैं, इनका क्या औचित्य है, और इनके कॉन्सेप्ट को समझाइए। जब आप कॉन्सेप्ट को समझाओगे, आप बोलोगे ओवर द अर्थ सरफेस बिकॉज ऑफ डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ, एक एक वर्ड याद रखना, ओवर द अर्थ सरफेस बिकॉज ऑफ द डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ द अर्थ 7 pressure belt has been formed, and these pressure belt has given rise to advectional and convectional flow, एक एक वर्ड याद रखना, advectional and convectional flow of air, and because of this advectional and convectional flow of air, here as in the diagram we could see 3 cells has been formed in each hemisphere, and because of these cells the surplus energy, कल मैंने पढ़ा था ना latitudinal transfer of heat, वही है ये। तो because of these cells which has been formed over the earth's atmosphere, the transfer of energy is happening from the energy surplus area of the torrid region to the energy deficit region of the frigid region। तो यही है कर रहे हैं ट्राइसेलुलर मेरीडियोनल सर्कुलेशन ऑफ एयर, कि ये क्या कर रही है, हवाएं, अगर आप देखोगे यहाँ पे कि किस तरह से हवाएं जो हैं उठती हुई जा रही हैं। मैं एक डायग्राम, कि ये डायग्राम, फ्लैट डायग्राम मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ क्योंकि ये विजुअलाइज करना आसान है। इस डायग्राम के माध्यम से अगर आप देखोगे, ये देखेंगे, ये देखिए, मैं इसको अपने हाथ से बना देता हूँ ताकि आपको थोड़ा ज़्यादा समझ आ जाए ये डायग्राम। तो हो क्या रहा है, अब फाइनली हम देखते हैं कि अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा, एक सीधी लकीर हम लोग खींचेंगे और यहाँ पे मानेंगे कि इक्वेटर पे हवाएं राइज करिए। जब इक्वेटर पे हवाएं राइज करेंगी, थोड़ा सा डायग्राम आपको उतना सीधा नहीं बनना जितना मैं स्मार्ट बोर्ड को यूज कर पाता हूँ, तो थोड़ा चैलेंजिंग तो है इसको यूज करना। तो ये ऐसे इक्वेटर पे हवाएं राइज करेंगी और पोल्स पे आके हवाएं बैठ रही, बेसिकली देखेंगे ये एक डायग्राम है। तो पोल्स पे हवाएं बैठ रही है, ये तो पूरे धरती पे हो क्या रहा है, दिस इज इक्वेटर and these are poles। तो इक्वेटर पे हवाएं राइज करिए, पोल्स पे हवाएं बैठ रही है। तो ट्राइसेलुलर इसी चीज को बता रहा है, वो कह रहा है इक्वेटर पे राइज करेगी हवा, पहले हवा 30 डिग्री पे बैठेगी जो मैंने बताया था, फिर 60 डिग्री पे राइज करेगी। तो ये 2 अलग अलग लैटिट्यूड है, तो दिस इज 60 डिग्री नॉर्थ, दिस इज 30 डिग्री नॉर्थ। तो इस मोशन ऑफ एयर को ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं, राइट। तो 3 सेल बन गए, इस सेल को बोलेंगे, जो कि ट्रॉपिकल एरिया में बना गया सेल है, बिटवीन 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ के बीच में ये 2 सेल बनेंगे। इन सेल का नाम क्या रखा गया है, इन्हीं को हम बोल रहे हैं, देखिए, हेडले सेल। बस आपने नाम याद रखना, हेडले सेल, क्योंकि इसमें मैं वोकेबलरी भी बताऊंगा कि इनको डिस्क्राइब कैसे करना है। ऐसी है फेरल सेल, मैंने नोट्स में सब कुछ दिया है, ऐसी ही है पोलर सेल। तो ये 3 सेल बनेंगे। तो अभी मैंने इनका डिस्क्रिप्शन बताया था, अभी जिसको मैंने रिपीट भी किया था। तो ये 3 प्रकार के सेल जो हैं हमारी धरती के एटमॉस्फेयर, वायुमंडल के अंदर बन रहे। तो ये जो 3 सेल बने हैं, अब एक एक सेल को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले हम डिस्क्राइब करेंगे हेडले सेल को। तो अगर हम हेडले सेल को डिस्क्राइब करेंगे, तो अभी तक जो मैंने प्रेशर बेल्ट और प्लैनेटरी सर्कुलेशन सिस्टम में बातें बोली, वो यहाँ पे एप्लीकेबल है। हेडले सेल में हम बोलेंगे कि दिस सेल हैज बीन फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ राइजिंग, एक एक वर्ड ध्यान से सुनना क्योंकि यही कंटेंट में लिखा गया। दिस सेल हैज बीन फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ राइजिंग एयर ओवर द ITCZ and descending air या sinking air over the subtropical high pressure belt. Over the surface, the air is moving from subtropical high pressure belt toward the equator, and these winds are known as trade winds. तो इस को कभी भी हेडलेस सेल को समझाओगे, ट्रेड विंड जरूर समझाओगे। तो एयर इज कमिंग बैक फ्रॉम द 30 डिग्री लैटिट्यूड टूवर्ड्स द इक्वेटर, एंड दिस कमिंग एयर, this returning air is known as
वेस्टर्लीज ट्रेड विंड्स। तो ऐसे हमने हेडली सेल को बता दिया। दूसरा हेडली सेल के बताया कि हेडली सेल के इस ब्रांच पे बनेंगे फॉरेस्ट और दूसरी ब्रांच के ऊपर बनेगा डेजर्ट। तो डेजर्ट और फॉरेस्ट साथ साथ चलेंगे। जहां पे डेजर्ट है हमेशा याद रखना, मैं फिर से फ्लो चार्ट में आपको याद करवाने के लिए बोल रहा हूं, वहां पे हाई प्रेशर बनेगा। जहां फॉरेस्ट है वहां पे हवाएं उठेंगी तो बारिश होगी और बैठेंगी तो फॉरेस्ट बनेगा। तो डेजर्ट या फॉरेस्ट ऑल्टरनेट चलेंगे, हाई और लो ऑल्टरनेट चलेंगे। तो कोल्ड डेजर्ट का मतलब है हाई प्रेशर और ऐसे ही फॉरेस्ट का मतलब है लो प्रेशर। ये चीज को याद रखना, राइट। तो इस तरह से आपने इन सेल्स को भी डिफाइन करना है। तो इन सेल्स में क्या नाम आने चाहिए, इंपॉर्टेंट एरिया क्या है, इनमें प्रेशर बेल्ट के नाम आने चाहिए, इनमें विंड सर्कुलेशन सिस्टम के नाम आने चाहिए, उनका सिग्निफिकेंस क्या, इन्होंने फॉरेस्ट बनाया कि इन्होंने डेजर्ट बनाया, विंड किस प्रकार की थी, कि हॉट एंड ड्राई थी कि कोल्ड एंड ह्यूमिड थी, या क्या उसकी प्रॉपर्टी है, वो भी हमें लिखना हो, राइट। ये जो है इस तरह से अगर हम समझाएंगे एक एक सेल को, तीन सेल हेडली सेल, फेरल सेल और पोलर सेल, तीनों को समझाएंगे तो तब हम बोलेंगे कि हम लोगों ने ट्राइसेलुलर मेरीडियोनल सर्कुलेशन ऑफ एयर को समझा। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कि इस क्वेश्चन में दूसरा पार्ट क्या था कि हाईलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ सेल्स फॉर्म्ड ओवर द अर्थ। तो पॉइंटर की फॉर्म में सिग्निफिकेंस बताएंगे, ये सेल कर क्या रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि लैटिट्यूडनल ट्रांसफर ऑफ हीट, तो प्राइमरीली ये डेफिसिट एरिया से सरप्लस एरिया से एनर्जी को उठा के, डेफिसिट दैट इज इक्वेटर से एनर्जी को उठा के पोल्स तक लेकर जा रहे, जिसकी वजह से पोल्स में बहुत ठंडा नहीं हो रहा। और जहां पे हम लोग बैठे हैं सब ट्रॉपिकल एरिया में या इक्वेटर के आसपास जो लोग बैठे हैं वहां बहुत गर्मी बढ़ जाएगी अगर ये एनर्जी का ट्रांसफर धरती में नहीं होगा। तो आप लिखेंगे बिकॉज ऑफ दीज सेल्स 70% ऑफ द हीट ट्रांसफर इज अकरिंग ओवर द अर्थ सरफेस। तो जो इक्वेटोरियल रीजन में इतनी गर्मी है वो पाइल अप नहीं हो रही, वो गर्मी उठ के उसका एक भाग जो है 70% वो भाग उठ के पोल्स तक चला जाता है। अच्छा, यही अभी आगे वाली क्लास में, अगली क्लास में मैं जेट स्ट्रीम के भी टॉपिक को पढ़ाऊंगा। तो इन्हीं सेल्स की देन है कि जेट स्ट्रीम का जन्म भी होता है, इन्हीं सेल्स की देन है कि डोलड्रम भी बनता है, इन्हीं सेल्स की देन है कि डेजर्ट्स भी बनेंगे और फॉरेस्ट भी बनेंगे, ट्रॉपिकल भी बनेंगे और टेम्परेट फॉरेस्ट भी बनेंगे। और इन्हीं सेल्स की वजह से दुनिया के अलग अलग कोने तक वाटर वेपर, ध्यान रखना वाटर वेपर का रीडिस्ट्रीब्यूशन, केवल एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, वाटर वेपर का भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। नहीं तो पोल्स में पानी कहां से जाएगा, वो ऑपरेशन तो नहीं रही। तो यही हवाएं हैं जो पानी को इक्वेटर से पोल्स तक लेकर जाएंगी। जब वो इक्वेटर से पोल्स तक पानी को लेके जाएंगी तो उसकी वजह से क्या होगा, वहां पर भी कभी स्नोफॉल हो पाएगी। तो बिकॉज ऑफ दीज सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर वेपर ऑल ओवर द ग्लोब इज पॉसिबल और प्रेसिपिटेशन अकर्स इन द हायर लैटिट्यूड एज वेल, राइट। तो ये सारा इसकी सिग्निफिकेंस है, क्लियर। तो हमने आज के इसको वाइंड अप करते हैं। आज के इस टॉपिक में आज की इस क्लास में 3 टॉपिक पढ़े। क्या पढ़ा, प्रेशर बेल्ट ऑफ द वर्ल्ड पढ़ा, दूसरा हमने पढ़ा इसमें प्लैनेटरी सर्कुलेशन सिस्टम को पढ़ा, तीसरा हमने ट्राइसेलुलर मेरीडियोनल सर्कुलेशन ऑफ एयर को पढ़ा। इनमें से अभी तक यूपीएससी में क्वेश्चन नहीं आया। मैं आज सितंबर है, तारीख है 7, हो सकता है 20 तारीख से यूपीएससी एग्जाम है इस साल, इसमें से कोई सवाल आ जाए, राइट। या फिजिकल ज्योग्राफी, कल मैंने जो टॉपिक पढ़ा है उसमें से एक ही टॉपिक से सवाल आया था, अगला मैं जो टॉपिक पढ़ाऊंगा वहां से 3 सवाल आए, 3 टॉपिक 3 सवाल आ चुके हैं, तो वो एग्जॉस्टेड टॉपिक है। उसके अगले टॉपिक से एक भी सवाल नहीं आया, वो नए एरियाज है। तो हमें क्या करना है, जैसे मैंने बोला 15 टॉपिक में क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ाऊंगा आपको, उन 15 में से 6 टॉपिक में से सवाल आ चुका है, 9 से नहीं आया। तो ये जो 9 एरियाज हैं ये पॉसिबिलिटीज है कि यहां से भी सवाल हमारा बन सकता है। देखिए ये एरियाज, तो अगली क्लास में जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाना है पहले ही आप देख लीजिए, मैं आपको डिफाइन कर देता हूं यहाँ पे ताकि आप थोड़ा सा प्रिपेयर्ड हो तो बेहतर है। कि यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन पढ़ना है अगली क्लास में, एयर मास एंड फ्रंट पढ़ना है, टेम्परेट साइक्लोन के कॉन्सेप्ट को पढ़ना है और एंटी साइक्लोन पढ़ना है। तो ये 3 कॉन्सेप्ट हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, क्लियर। तो आप लोगों की कोई भी क्वेरी है, कोई भी मुद्दा है तो नीचे कमेंट में लिखिए, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, वहां पर भी आप मेरे साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। विनय जोशी मेरा नाम है, मैं मेंटोरिंग भी देख रहा हूँ और ज्योग्राफी सब्जेक्ट मेरे पास ही है, तो उसको भी मैं ओवरसी कर रहा हूँ, क्लियर। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट।